एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अब जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही नेताओं के बीच आपसी टीका टिप्पणियां, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां काफी जोर पकड़ती जा रही हैं। हम आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले जब उल्हासनगर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने गुंडा राज को लेकर एक बात कही थी। इसका उत्तर देते हुए टीमोमी कालानी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा दिया था कि मुख्यमंत्री के मंच पर गुंडे बैठे हुए थे। आज इसका उत्तर देते हुए प्रदीप रामचंदानी ने कमलेश निकम को आड़े हाथों लेते हुए काफी सारी बातें कही है। क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी, जिन्होंने उल्हासनगर महानगर पालिका के चुनाव की पूरी जवाबदारी, पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है और उनकी पूरी से पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें चुन कर आएँ और वे अपना परचम उल्हासनगर महानगर पालिका पर लहराएं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो अर्धन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी, अब सीधे चुनाव पर ही बात करते हैं क्योंकि माहौल चुनाव का है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें उल्हासनगर महानगर पालिका में लेकर आएगी? क्या अनुभव है आपका, क्या अनुमान है आपका? देखिए, सीटों पर मैं नहीं जाता हूँ, माहौल बहुत अच्छा है। निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उल्हासनगर की जनता देगी, ये हमें निश्चित रूप से ऐसी पूरी जगहों से जब हम घूम रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर देखा जा गया है कि हमने विधानसभा में भी देखा, हर जगह देखा कि भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर में एक बहुत बड़ा लोगों का विश्वास का पात्र रही है। और आज भी हम बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि निर्णायक जनादेश की ओर हम पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। संभावना क्या है, कितनी सीटें आ सकती? संभावना एक आंकड़ा देखिए, आंकड़े इतने अप्रत्याशित होंगे जिसकी आज मैं बात करूंगा, क्योंकि रोज जो है चीजें बदल रही हैं। कल मुख्यमंत्री आए, उसके बाद और बातें बदली। इसके लिए हम आंकड़ों में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि अप्रत्याशित जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरी तरह से निर्णायक जनादेश देगी। महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। जब निर्णायक जनादेश मिलेगा तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है जी। अब आते हैं प्रचार पर। प्रदीप जी, हम जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक बात तो माननी पड़ेगी, प्रचार के मामले में सबसे अव्वल किसी एक से लेकर हम 5 नंबर की बात करें, प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे हर पार्टी से आगे चल रही है। इसकी कोई रणनीति के तहत है ये सब पूरा प्रचार? देखिए, प्रचार करने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतती है। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आपको पूरे शहर में प्रचार में हम आगे दिख रहे हैं। प्रदीप जी, कुछ ही दिन पहले आपका एक वक्तव्य था कि शिवसेना एक छोटा घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। इसके कहने का तात्पर्य क्या था, अर्थ क्या था? देखिए, हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है जी। और एनडीए के घटक दल शिवसेना शिंदे गठ है जी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है जी। और हमारा घटक दल है शिवसेना, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी। हम कह रहे हैं कि जनता के पास 2 विकल्प हैं, या भारतीय जनता पार्टी को चुने या शिवसेना को चुने। अगर मान लो किसी वजह से शिवसेना को चुनते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? काम कराने के लिए तो मुख्यमंत्री के पास ही आना पड़ेगा, काम करने के लिए तो प्रधानमंत्री के पास ही आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि उनको वोट देने के बजाय अगर सीधे भारतीय जनता पार्टी को देते हो तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो सीधे काम हो जाएगा। पहले आप शिवसेना को देंगे, वो हमारे पास आएगा, तो ऐसा होता है कि भाई जैसे भाई पहले रिटेलर आया, फिर होलसेलर आया, फिर एजेंसी वाला आया। हम तो सीधे कहते हैं कि हम सीधे जनता को कहते हैं कि आपके पास विकल्प केवल 2 है, एक हमारा मित्र पक्ष और हम। और मित्र पक्ष जो है वो
आप अगर देखेंगे तो हमसे उनकी जो पूरे देश में जो उनकी स्थिति है, हम उसमें ज़्यादा प्रबल हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। तो जनता हमेशा मजबूत लोगों के साथ जाती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट इसीलिए मिलेगा क्योंकि दो चुनाव करना है, एक हमारा मित्र दल जो हमारा समर्थक है और दूसरा हम हैं। तो मैं इसमें गलत क्या कह रहा हूँ कि लोगों को एक विनती है कि आप सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। वाया क्यों जाना विकास के लिए? सीधे भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर का विकास करेगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा, तो कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्लासनगर को एक का अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा और मुख्यमंत्री ने माना है कि सभी शहर अच्छे बने हैं, उल्लासनगर पिछड़ा है। अब उल्लासनगर को ठीक करने के लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देना चाहिए। हमने ऐसा जनता से विनती करी है क्योंकि इससे पहले जितने भी खंडित जनादेश हैं उसने शहर ने ऐसे खंडित जनादेश का बहुत बुरा असर जो शहर पर पड़ा है उसको ठीक करने के लिए खंडित जनादेश न देके पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपील की है, हम हर समय करते रहते हैं और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। यानी प्रदीप रामचंद्रनी का कहना है कि आज शहर उल्लासनगर शहर जिन भी हालातों से गुजर रहा है उसका सीधा कारण खंडित जनादेश है। नहीं, देखिए, कारण खाली जनता ने खंडित जनादेश 2007 से दिया। अगर 1986 से लेकर 2007 तक पूर्ण बहुमत की सत्ता कालानियों के पास रही, शिवसेना भी तब विरोध में थी। शिवसेना के विरोध करके उन एक सिंधी मराठी वोटों का पोलराइज करके उसमें मत विभाजन करके सतत वो सत्ता में रहे, लेकिन उन दिनों में वह शहर को इतना अच्छा नहीं कर पाए। उसकी हालात आपने देखे हैं, जगह जगह पर समस्याएं हैं, सड़कों में खड्डे हैं, अवैध निर्माण, अनधिकृत निर्माण है, पानी की समस्या है। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर बनाएंगे। अगर सिंगापुर बनाने के लिए ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई है कि आज जिनका विरोध कर पप्पू कलानी जी का उदय हुआ था, या कहें कि टीम और कलानी परिवार का उदय हुआ था, उसी शिवसेना में अपने आप को विलय कर दिया। कितनी बड़ी सत्ता की उनकी मजबूरी है। प्रदीप जी, कल मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में एक बात कही उल्लासनगर में गुंडा राज को लेकर। उसके तुरंत बाद कमलेश निकम जो टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता हैं, उनका एक वक्तव्य आया कि गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री आए तो उनके मंच पर बैठे थे। देखिए, अगर तुलना करें आदरणीय धनंजय बोडारे में और आदरणीय पप्पू कलानी में, अब धनंजय बोडारे के ऊपर एक 306 का केस लगा है जो अभी विचाराधीन है न्यायालय में, उसके ऊपर तो बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन आदरणीय पप्पू कलानी जी को हत्या के दोष में आजीवन कारावास हुआ। हमने कभी नहीं कहा कि पप्पू कलानी का आजीवन कारावास हुआ। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई नहीं आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। हम आज भी उनके साथ सम्मान की बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। कहते हैं ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया हो या किया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उनके प्रति आदर रखते हैं। और मेरे लिए कह रहा है कि प्रदीप रामचंद्रनी फाइल चोर है और उसको न्यायालय ने मुक्त कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हम जनता की नज़र में वो फाइल चोर है, ऐसे वो कह रहा है जी। तो हम तो कह रहे हैं कि पप्पू कलानी ने तो हत्या करी है, ठीक है, पप्पू कलानी ने हत्या करी है, उसकी सज़ा भी उसको मिली है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आदरणीय पप्पू कलानी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, हमारे ऐसे संस्कार हैं कि हम किसका तिरस्कार नहीं करते। और मैंने कहा है ना कि जब भी हमारे कमलेश निकम जब भी बोलते हैं ना, जितना भी बोलते हैं, उससे हमारे मतदाताओं में और हमारी बढ़ोतरी होती है। वो हमारे लिए वरदान है। इससे पहले उन्होंने कई बार अलग अलग लोगों को टारगेट किया था। जाजू जग्यासी को पानी चोर बोला था, राजेश टिकनानी को बोला था, महेश सुखरामानी को बोला था। कई लोगों के ऊपर जितना वो व्यक्तिगत रूप से जितना टारगेट करेंगे, और उन्होंने एक 5 नंबर पैनल के लिए कहा कि भाई वो जुआरी है। अरे एक बात सुनिए, आपकी क्या धंधे हैं? आपके नेता कितने हैं जो पूरे शहर में ऑनलाइन जुआ चला रहे हैं? आपके बड़े बड़े नेता हैं। हम किसी को पर व्यक्तिगत आरोप नहीं करते, क्योंकि गंदगी आप निकालते हो तो ये समझ के चलिए कि आप जो बोलते हो तो पहले आप अपने गिरेबान में जाके देखो आपके ऊपर कितने आरोप हैं। कमलेश जी, आप तो छटे हुए बदमाश हैं, गुंडे हैं। आपके जैसा तो कोई गुंडा हमने देखा ही नहीं, जो हर चीज़ में से पैसा वसूलता है।
यहाँ टेंडर हो, किसी का घर खाली करवाना हो, कि किसी की पुलिस चौकी की सेटिंग करनी हो, किसी को मारना हो, किसी को धमकाना हो, आपके तो कारोबार ही वो हैं। आपके पास चप्पल पहनने के लिए नहीं थी 2017 में जब आप नगर सेवक बन गए। अचानक आपके पास इतनी धन संपत्ति आ गई। चलो ठीक है, कुकर्म से किया है। मैं तो कई बार कहता हूँ धन गंदा है लेकिन धंधा है, करो। हम कहते हैं कि करो, लेकिन एक बात मैं कमलेश निकम जी को कह देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हो, मैं आपको कहता हूँ ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री के लिए अगर आपने कुछ भी जिस तरह की आपने कल भाषा की है वो हमें मान्य नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ, आपके ऊपर इतने केस हैं, केवल लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाने के लिए आप उल्लासनगर में बैठे हुए हो। आप जो हो तड़ी पार का मटेरियल हो। जिस तरह से गुंडागर्दी करते हो, उल्लासनगर के सभ्य समाज में आप रहने के लायक नहीं हो। लेकिन क्योंकि चुनाव का समय है, हम लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करते हैं, इसलिए आपकी ये गुंडागर्दी हम सह रहे हैं। धमकी की क्या बात है? खुला किताब है, पूरी दुनिया से पूछ लो, एक आदमी से पूछ लो कमलेश निकम का क्या धंधा है, उसका व्यापार क्या है, कैसे पैसे उसने अर्जित किए। देखिए, धमकी नहीं, जिस हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं धमकी कहां दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको निभा रहा हूं। अगर कोई गुंडा अगर किसी बड़े व्यक्ति को, नेता को बात करेगा तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए प्रदीप जी, अब आते हैं विकास के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर। अगर तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या है और किस प्रकार से वे आने वाले कार्यकाल में उल्लासनगर वासियों को सुविधाएं देंगे? देखिए, घोषणा पत्र विधिवत हम आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने वाले हैं। इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, उसका आपको हम समय पे देंगे और वो पुस्तक आपके हाथ में रहेगी, हाथ में रहेगी ना। अभी क्यों बताऊं मैं, हम खुद देने वाले हैं ना घोषणा पत्र आपको। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको देने वाले हैं घोषणा। विकास के प्रति क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे, विकास के प्रति जितनी सारी बातें कल मुख्यमंत्री ने कह दी, इतने बड़े पद पर, संविधान पद पर बैठे महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च संविधान का व्यक्ति मुख्यमंत्री ने बहुत सारे बातें बोल दी है। आप उसमें से निकाल के देख लीजिए, ये सारा हमारा ही विजन है। प्रदीप जी, अंत में अब तो आप पूरे शहर के नेता हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे शहर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और परिणाम भी बहुत अच्छे ही आएंगे। अंत में वोटों की अपील हरदिन अग्निपथ के चैनल के माध्यम से प्रदीप रामचंदानी अपने पक्ष के लिए कैसे करेंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हम पिछले 40 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। जो भी समृद्ध लोग हैं वो पलायन करते जा रहे हैं। यह शहर को, आइए जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी हमारे परदादाओं ने इसको प्रेम से बसाया था, आइए उसको सुंदर बनाने का काम करें। एक हम दृष्टिकोण लेकर चलें कि किस तरह से इस शहर को ऐसे, जो कहते हैं कि हाईली डेंसिटी, बहुत ज़्यादा घनत्व वाला जो शहर है, उसको कैसे सुंदर और अच्छा बनाया जा सकता है। उसके लिए केवल आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमतों से चुनाव जिताना है। केवल एक बार आप हमें मौका दीजिए, 5 वर्ष के बाद आपको खुद ही फिर यह लगेगा कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। मैं सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप सभी मतदाता जो कि निर्णय देने वाले हैं, जनादेश देने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और आप सबको हाथ जोड़ के विनंती भी करता हूं। चलिए, तो ये थे प्रदीप रामचंदानी। फिर एक बार अपने पक्ष के लिए बिल्कुल लड़ाकू तरीके से उन्होंने अपनी बात भी रखी और वोटों की अपील भी की है। प्रदीप जी, एक बार फिर हरदिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।